नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 7 की भूगोल। एनसीईआरटी वाली है दोस्तों, ये एनसीईआरटी की भूगोल करेंगे। दोस्तों 21 पेज के अंदर पूरी 7वीं क्लास को मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू उतार दिया है। तो ये पूरी की पूरी अपन कंप्लीट करेंगे। 21 पेज है टोटल और छठी क्लास है वो ज्योग्राफी दोस्तों मैंने करवा दी है। उसके दोस्तों अलग अलग वीडियो हैं, प्रत्येक पार्ट वाइज, कोई 8 मिनट का है, कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का। वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये दोस्तों पूरी की पूरी 7वीं क्लास की भूगोल है। ये पूरी आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। 7 दिन दोस्तों मैंने लिखे थे, मैंने सोचा संडे को इसका पूरा वीडियो बना दूंगा। तो आज दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो शूट हो जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखना, 7वीं क्लास आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ऐसी दोस्तों जैसे मेरी 8वीं क्लास की पूरे मेरे नोट्स बनेंगे तो मैं 8वीं क्लास आपको करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पार्ट है दोस्तों पर्यावरण। पर्यावरण की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो पर्यावरण है ये एनवायरनमेंट शब्द से बना है। किससे? एनवायरनमेंट शब्द से, यानी इंग्लिश के एनवायरनमेंट से बना है और ये बना है फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेट या एनवायरोनेर से, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? पड़ोस होता है। ठीक है। पारितंत्र, दूसरी शब्दावली आती है दोस्तों पारितंत्र। इस लेसन में जितना महत्वपूर्ण था सब उतार दिया। पारितंत्र, पारितंत्र वह तंत्र जिससे समस्त जीव आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं या परस्पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं या परस्पर एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, वो होता है दोस्तों पारितंत्र। क्या होता है? पारितंत्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में दोस्तों पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। उसी दिन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जीवीय पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं दोस्तों, मानव, जंतु और पादप। तो ये ध्यान रखना, जीवीय यानी जो जीवित प्राणी है या जीवीय पर्यावरण है उसके कितने घटक हैं? तो 2 है, मानव, जंतु और पादप। ये दोस्तों इस लेसन में इतने फैक्ट थे। नेक्स्ट आता है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो देखिए दोस्तों पहला फैक्ट निकल कर आता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, परपट्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, जिसकी महाद्वीपों पर मोटाई दोस्तों 35 किलोमीटर, कितनी है? 35 किलोमीटर और महासागरों में 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है दोस्तों महाद्वीपीय परपट्टी। महाद्वीपीय परपट्टी, तो देखिए महाद्वीपीय संहति या महाद्वीपीय परपट्टी मुख्य रूप से सिलिका तथा एल्यूमिना से मिलकर बनी है। इसे सीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएल। तो ध्यान रखना, जो महाद्वीपीय संहति या महाद्वीपीय परपट्टी है वो किस से मिलकर बनी है? तो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी है। इसे सीएल बोलते हैं, संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? सीएल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों महासागरों की जो प्रॉपर्टी है, महासागरों की प्रॉपर्टी वो मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। तो इसमें सी दोस्तों इसका उठा लिया सिलिका का और मे का मे, इसलिए इसे सीमे बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना सीमे या सीमा, सीमे या सीमा। तो दोस्तों महासागरों की प्रॉपर्टी को सीमे या सीमा बोलते हैं। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी को सीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएल, क्योंकि उसमें सिलिका और एल्यूमिना होती है और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में है। कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका। तो ध्यान रखना, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखिए परपट्टी के ठीक नीचे 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है। परपट्टी के सबसे पहले क्या आती है? परपट्टी। अभी दोस्तों अपन देख लेंगे परपट्टी, मेंटल, क्रोड अभी देखेंगे। तो पहले ऊपर देख लीजिए दोस्तों, परपट्टी के ठीक नीचे 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रोड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रोड त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है? क्रोड होती है, जो 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निखिल तथा लोहे की बनी होती है। तो क्रोड किसकी बनी होती है? निखिल तथा लोहे। ध्यान रखना, निखिल और लोहे से मिलकर बनी होती है क्रोड। क्रोड बीच वाला हिस्सा दोस्तों। ठीक है। इसे निफे बोलते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं? इसे निफे तथा इसे निफे, निखिल व फर्श कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, इसे निफे बोलते हैं। फर्श दोस्तों फारस या फर्श लोहे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लोहे को ही। तो इसको निफे बोलते हैं या निफ बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्रम देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है,
पृथ्वी के सबसे ऊपर क्या होती है? भूप्रपटी, जिसे परपटी। अपन ने बात कर ली महासागरों में 5 किलोमीटर मोटाई और महाद्वीपों में 35 किलोमीटर ऊंचाई मोटाई होती है। उसके जस्ट बाद होती है दोस्तों मेंटल। क्या होती है? मेंटल, जिसकी दोस्तों 2900 किलोमीटर होती है ये मोटाई, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रोड त्रिज्या। जो त्रिज्या है पृथ्वी के अंदर वाला भाग, उसको क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। ये है दोस्तों 3500 किलोमीटर। कितना है? 3500 किलोमीटर है। टोटल दोस्तों 6400 किलोमीटर होता है ये, 64, ठीक है, 6400 किलोमीटर। अब महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है दोस्तों, अपन मात खा जाते हैं। अपन को ये 3500 दिख रहा है ना, इसके चक्कर में कैसे? देखिए, क्षेत्रफल या आयतन की यदि बात करें तो मेंटल सबसे ज्यादा होता है। मेंटल ये दोस्तों सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कैसे? ऐसे दोस्तों भूप्रपटी है, ये भूप्रपटी की कितनी हुई? ऐसे। ये आयतन की बात ये हो रही है दोस्तों, ये वाला आयतन। ऐसे दोस्तों ये 2900 है, ठीक है। तो वो तो था 35 किलोमीटर यानी भूप्रपटी, ये 2900। और जो क्रोड त्रिज्या है ये दोस्तों पूरी की पूरी 3500 है। कितनी है? 3500 है। तो सबसे ज्यादा मेंटल होगी। कौन सी होगी? मेंटल होगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेंटल देखो इतना बड़ा क्षेत्र घेर रही है। मेंटल इतना बड़ा, जैसे गेंद है दोस्तों, आप गेंद लेना, एक गेंद को बीच में रखना, उसका पूरी का ही 3500 है। और ये दोस्तों 2900, इस तरह से मतलब बड़ा क्षेत्र घेर रही है। तो ध्यान रखना, क्रोड है वो मात्र 15% है, मेंटल है वो सबसे ज्यादा 2900 किलोमीटर, ये 2900, ठीक है। 84%। भूप्रपटी है मात्र 1%। ये प्रश्न ऐसा आया हुआ है दोस्तों, आयतन के आधार पर सर्वाधिक मतलब क्षेत्रफल किसका है या सर्वाधिक आयतन किसका है? तो मेंटल का है, 84%। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या पूछ ले तो 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शेल और खनिज। शेल और खनिज की यदि बात करूं दोस्तों तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ शेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शेल कहलाते हैं। तो पृथ्वी की परपट्टी का जो निर्माण करते हैं खनिज, उनको शेल कहते हैं। शेल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली आग्नेय शेल, अवसादी शेल, कायांतरित शेल। आग्नेय शेल दोस्तों लैटिन भाषा के इग्नस शब्द से बना है। किससे? इग्नस शब्द से, जिसका मतलब होता है अग्नि। और आग्नेय को इंग्लिश में इग्नियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नियस। नेक्स्ट आती है दोस्तों अवसादी शेल। अवसादी को बोलते हैं दोस्तों, अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। अपन बोलते हैं सेटलमेंट होना, सेटलमेंट होना। वैसे दोस्तों सेडिमेंट्री शब्द है। सेडिमेंट्री इसका ये दोस्तों लैटिन भाषा के सेडिमेटम से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? स्थिर। क्या होता है? स्थिर। नेक्स्ट है दोस्तों कायांतरित। क्या है? कायांतरित। कायांतरित का मैं इंग्लिश में दोस्तों मतलब होता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फ से बना है, इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन। अब एक एक सेल अपन देखते हैं। देखिए, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बनी सेल आग्नेय सेल कहलाती है। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर से दोस्तों जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जैसे यहाँ से ज्वालामुखी निकला है, तो जो ये पदार्थ होता है दोस्तों, इसको पृथ्वी के अंदर तो लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। और जब ये बाहर आ जाए तो इसको मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा और बाहर आ जाए तो लावा बोलते हैं। दोस्तों मैंने उल्टा बोल दिया, पृथ्वी के अंदर हो तो उसको मैग्मा और बाहर आ जाए तो लावा बोलते हैं, ठीक है। तो द्रवित मैग्मा यानी पृथ्वी के अंदर है द्रवित मैग्मा, जब ये बाहर आकर ठंडा हो जाए यानी लावा, जब ये बाहर आकर ठंडा हो जाए तो इस प्रकार बनी सेल को क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल। इसे प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल भी। इन्हें दोस्तों अंतर्भेदी और बहिर्भेदी दो भागों में बांट सकते हैं। अंतर्भेदी मतलब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर दोस्तों जैसे ज्वालामुखी से उद्गार हुआ और कहीं दरार में दोस्तों इस तरह से ये पट्टी सी बन गई, तो ये अंतर्भेदी आग्नेय सेल हो गई। बाहर बन जाए तो इसे बहिर्भेदी आग्नेय सेल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बहिर्भेदी। देखिए बहिर्भेदी सेल बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल, ठीक है। यानी बहिर्भेदी आग्नेय सेल के उदाहरण है बेसाल्ट, दक्कन पठार, बेसाल्ट सेल। ये दोस्तों छोटे दानों वाली होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि बाहर आने के बाद दोस्तों ठंडी तो होगी। नेक्स्ट आती है दोस्तों अंतर्भेदी आग्नेय सेल। अंतर्भेदी आग्नेय सेल है दोस्तों अंदर मैग्मा के ठंडा होने के कारण बड़े बड़े दानों के रूप में दोस्तों अंतर्भेदी आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। देरी से ठंडी होती हैं ये,
इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय शिला का उदाहरण है। बेसाल्ट है ये दोस्तों बहिर्वेदी आग्नेय शिला का उदाहरण है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिंक आकर्षक पत्थरों जिंक बोल गया मैं, ये जिन है दोस्तों। जिन आकर्षक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। दोस्तों अपने घरों में ओंखली होती है ना, ओंखली अपनी भाषा में बोलते हैं बागड़ी में ओंखली, वो दोस्तों ग्रेनाइट पत्थर की बनी होती है। कौन से की? ग्रेनाइट पत्थर की, यानी कौन सा? अंतर्वेदी आग्नेय सेल से बनी होती है वो। नेक्स्ट देखिए अवसादी सेल। अवसादी सेल की यदि बात करूं तो सेल लुढ़क कर, चटक कर, टकरा कर, टूट कर छोटे छोटे अवसाद बन जाते हैं और दोस्तों ये अपर्दन के कारण एक जगह जमा हो जाते हैं, फिर दबकर दोस्तों कठोर सेल का रूप ले लेते हैं जिसे अवसादी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादी सेल। इसका दोस्तों बहुत बढ़िया उदाहरण है, ये मेरा प्रश्न गलत हुआ था। जो लाल किला है ना, लाल किला दिल्ली का, वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? बलुआ पत्थर से। और बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी सेल का, ध्यान रखना। बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण है। और दिल्ली का लाल किला है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जीवाश्म। जीवाश्म किसे बोलते हैं? इन्हें जीवाश्म इन्हीं शैलों में पाए जाते हैं। जीवाश्म दोस्तों जीवों के अवशेष रह जाए और दोस्तों बहुत समय हो जाए अंदर पृथ्वी के दब गए तो वो दोस्तों सेल का रूप धारण कर लेते हैं। तो जीवाश्म कौन सी सेलों का उदाहरण है? अवसादी। ध्यान रखना, जीवाश्म अवसादी सेलों का उदाहरण है। जीवाश्म अवसादी सेलों का उदाहरण है, इन्हीं सेलों में पाए जाते हैं। इन सेलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कायांतरित सेल। क्या आता है? कायांतरित सेल। आग्नेय व अवसादी सेल उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। कायांतरित मतलब दोस्तों रूप परिवर्तन होना। क्या होना? रूप परिवर्तन होना। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ताजमहल दोस्तों किससे बना हुआ है? संगमरमर पत्थर से। नेक्स्ट है खनिज प्राकृतिक पदार्थ जिनके निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है उन्हें दोस्तों खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, यानी वे प्राकृतिक पदार्थ जिनके निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण हो उसे दोस्तों खनिज बोलते हैं। उदाहरण है पेट्रोल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों लेसन आता है 3 नंबर, हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की 7 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं? 7 प्लेटें हैं पृथ्वी की। वो प्लेटें दोस्तों एक जगह स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे दोस्तों हलचल कर रही हैं। हलचल का मतलब दोस्तों गतिशील है। प्लेटें क्या है? गतिशील है। आप दोस्तों ज्योग्राफी में जो बहुत पीछे जाकर के पढ़ेंगे पृथ्वी के निर्माण से, तब आपको पता लगेगा दोस्तों जो इधर वाली अफ्रीकन प्लेट है और इधर अपने इंडिया वाला है ना, ये दोस्तों इसको मिलाएं तो ये मिल जाता है। यानी ये कभी एक ही प्लेट थी और बाद में दोस्तों ये अलग होकर के ये ऐसी दूरी हो गई, यानी ये गतिशील है। तो ये प्लेटें हैं, ये गति करती किसके ऊपर है? तो सीधी सी बात है, ये अपना क्या है? एक गेंद ले लिया आपने, मान कर चलो गेंद ले ली और इसके ऊपर दोस्तों जैसे 7 प्लेटें हैं तो ये इधर ऐसे खिसकती रहती है। खिसकती क्यों रहती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है? मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। और इस मैग्मा के ऊपर ये 7 प्लेटें हैं वो गति करती है। तो अब समझना थोड़ा सा, प्लेटें हैं वो मैग्मा के ऊपर गति करती हैं। प्लेटें क्या है? स्थिर नहीं है। और दोस्तों जो पृथ्वी है इसके अंदर कितने प्रकार के बल काम करते हैं इन प्लेटों को इधर उधर करने में? तो 2 प्रकार के बल हैं दोस्तों, एक तो है अंतर्जनित बल और एक है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल को दोस्तों एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, बहिर्जनिक को दोस्तों एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। अब देखो स्थलखंडों की गतियां तो एक तो अंतर्जनित, एक बहिर्जनित। अंतर्जनित के अंतर्गत कौन कौन से बल काम करते हैं? भूकंप करेगा, ज्वालामुखी करेगी, भूस्खलन करेगा। ठीक है, और एक करेगा दोस्तों पटल विरूपण। क्या? पटल विरूपण। तो ये ध्यान रखना, पटल विरूपण दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल है। पटल विरूपण क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल। जैसे एक प्लेट दूसरी के नीचे से घुस गई, ठीक है, तो ऐसे दोस्तों ऐसे पर्वत का निर्माण ऐसे हो जाए, ये पटल विरूपण बल है। इधर दोस्तों अपर्दन व निक्षेपण, जैसे नदी, ठीक है, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये भी दोस्तों इसमें कारगर है स्थलखंडों की गतियों में। ठीक है,
सबसे पहले आता है दोस्तों ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो भूपर्पटी पर खुला छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ बाहर आए उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, ये मेंटल से बाहर की तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है, बाहर। जब बाहर आ जाए तो इसे लावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जब ये परपटी से बाहर आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। और दोस्तों एक ध्यान रखना, ये जैसे ऊपर मुहाना है इसका, किसका, ज्वालामुखी का मुख है। यहाँ पर दोस्तों जब ज्वालामुखी है, ये ऊपर वाला ये छेद सा आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब पृथ्वी के बाहर ऊपर आने के बाद जैसे इस तरह से ये लावा है, ये गिर जाएगा। तो ये जो स्थान है इसको क्रेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेटर। ध्यान रखना, क्रेटर बोलते हैं। और दोस्तों जब ये ज्वालामुखी है ये शांत हो जाता है तो बाद में बारिश के कारण ये गड्ढे होते हैं, जो इसका मुख होता है ज्वालामुखी का, इस गड्ढे में पानी भर जाता है, इसको बोलते हैं क्रेटर झील। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। तो ध्यान रखना, क्रेटर झील। नेक्स्ट देखिए भूकंप। भूकंप की यदि मैं बात करूं तो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। यानी स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, उसे भूकंप बोलते हैं। ठीक है। उद्गम केंद्र, अब समझना थोड़ा सा। उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है उसे क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र। यानी भूकंप जब आता है तो भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है उसको बोलते हैं दोस्तों भूकंप का उद्गम केंद्र। अधिकेंद्र किसे बोलते हैं दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जिस स्थान पर भूकंप महसूस किया जाता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। जैसे भूकंप यहाँ से शुरू हुआ तो ये तो है भूकंप का उद्गम केंद्र, यानी पृथ्वी के अंदर वाला स्थान, और जस्ट बाहर वाला स्थान अधिकेंद्र। तो उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन तरंगे मतलब अधिकेंद्र से कंपन तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी फिर है ना भूकंप इस तरह से गमन करता है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक दोस्तों कंपन महसूस किया जाता है। अब देखिए सर्वाधिक नुकसान किसके पास होता है, अधिकेंद्र के पास। सीधी सी बात है, अधिकेंद्र के पास ही होगा, क्योंकि अधिकेंद्र के पास जो भूकंप की तीव्रता है वो सर्वाधिक होगी। अधिकेंद्र को दोस्तों इंग्लिश में एपी सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। अब भूकंप की तरंगे, भूकंपीय तरंगे दोस्तों तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगे दोस्तों इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। ये प्राथमिक तरंगे भी कहलाती है, क्या कहलाती है, प्राथमिक तरंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों पी तरंगे, प्राइमरी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, ये दोस्तों सभी माध्यमों से गुजर सकती है, सभी माध्यमों से गुजर सकती है। और दोस्तों ये चलती कैसे है, इस तरह से चलती है। ठीक है, यानी आपको मैं ऐसे बताऊं तो ऐसे ऐसे चलती है ये। ठीक है, सर्वाधिक। ठीक है, ये सभी माध्यमों से जा सकते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों सेकेंडरी तरंगे। सेकेंडरी दोस्तों इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं। अनुप्रस्थ कैसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी। ठीक है, ये द्वितीयक तरंगे भी कहलाती है, क्या कहलाती है, द्वितीयक तरंगे भी कहलाती हैं। ये दोस्तों दरो माध्यम से नहीं जा सकती, दरो माध्यम है उससे नहीं जा सकती है, ये थोड़ी उससे हल्की होती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों एल तरंगे। एल तरंगे दोस्तों पृष्ठीय तरंगे। एल तरंगों तीसरी तरंग है एल तरंगे, इनको दोस्तों पृष्ठीय तरंगे भी बोलते हैं। और ये दोस्तों जो पृथ्वी है इनके ऊपर दोस्तों मकान वगैरह है, इनको सर्वाधिक नुकसान पृष्ठीय तरंगे पहुंचाती है। कौन सी, पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण चीजें दी हुई थी इसमें एनसीईआरटी में। भूकंप का मापन किस से किया जाता है, तो भूकंप लेखी द्वारा, जिसको अपन सीस्मोग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। तो भूकंप का मापन किस से किया जाता है, भूकंप लेखी द्वारा, सीस्मोग्राफ द्वारा। भूकंप की तीव्रता किस से मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ध्यान रखना वहां पर वो प्रश्न ऐसे देगा भूकंप की तीव्रता और ऊपर वो दे देगा सीस्मोग्राफ, तो अपन आंख मीचकर सीस्मोग्राफ पर टिक कराएंगे, लेकिन अपन चौथा ऑप्शन पढ़ते नहीं है। चौथा ऑप्शन ऐसे देगा रिएक्टर स्केल। तो भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप का मापन किया किस से जाता है, तो सीस्मोग्राफ से। दोनों में कंफ्यूज मत होना, किया किस से जाता है भूकंप का मापन, तो सीस्मोग्राफ से। और भूकंप की तीव्रता मापी किस पर जाती है, तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अब भूकंप की तीव्रता की यदि मैं बात करूं तो भूकंप की तीव्रता 2.0 तीव्रता वाला जो भूकंप होता है वो न के बराबर होता है, महसूस नहीं होता। लेकिन 6.0 जिसकी तीव्रता हो वो अत्यधिक नुकसानदायक होता है। क्या होता है, अत्यधिक नुकसानदायक होता है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुख्य स्थलाकृतियां। मुख्य स्थलाकृतियों की बात करूं तो दोस्तों अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट आता है दोस्तों जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहते हैं दोस्तों? जो जल है उसका खड़ा सीधा गिरना, जैसे यहां से सीधा ऐसे खड़ा गिरना, और दोस्तों ये जो सिस्टम है इसको जलप्रपात बोलते हैं। इस तरह से खड़ा जल का सीधा गिरना, ठीक है, जलप्रपात। अब देखिए जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीका का जलप्रपात है। तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेनेजुएला जलप्रपात। अन्य जलप्रपात नियाग्रा उत्तरी अमेरिका में कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर, विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों विसर्प किसे बोलते हैं? विसर्प, ये शब्दावली है दोस्तों। विसर्प किसे बोलते हैं? दोस्तों ये जो नदी है, इस तरह से नदी आ रही है, जब मैदानी भाग में जैसे नदी प्रवेश करती है ना ऐसे, तो इस तरह से दोस्तों नदी बहती है। इस मोड़दार जो आकृति से है इसको दोस्तों विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। और दोस्तों होता क्या है, जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो नदी दोस्तों इसको काटती काटती इस तरह से करती जाएगी, या तो इधर से काट देगी या फिर इधर से काट करके इधर सीधी बहने लग जाएगी, यहाँ रास्ता बना लेगी। तो यहाँ एक झील सी बन जाएगी जिसे चाप झील बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। अब समझना थोड़ा सा, देखिए विसर्प, नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। देखिए ऐसे मोड़दार ऐसे चल रही है ना, इसको विसर्प बोलेंगे। अपर्दन में निक्षेपण के कारण विसर्प लूप कर जाते हैं, विसर्प लूप कर जाते हैं, जिससे चाप झील बनती है। लूप कैसे? ऐसे दोस्तों ये नदी बह रही है ना, तो ये यहाँ पर से यहाँ पर मिट्टी के अपर्दन के कारण दोस्तों इधर ये चांद की आकृति सी ऐसे रह जाएगी और नदी इधर अपना रास्ता बना लेगी। तो ये जो चांद की सी आकृति है इसको चाप झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप झील। इसी को दोस्तों गोखुर झील बोलते हैं, गाय के खुर के जैसी होने के कारण गोखुर झील भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तटबंध। तटबंध किसे बोलते हैं? नदी के उत्छित तट, नदी के उत्छित तट, यानी दोस्तों नदी में जब बहुत ज्यादा पानी होता है ना तो वो दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी बहती है। जब दोस्तों पानी कम होता है नदी में तो दोस्तों नदी इतनी बहती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये तटबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? तटबंध, यानी जहां तक नदी का पानी अपना बहाव क्षेत्र रखता है, और ये यहाँ पर मुख्य नदी है तो ये तटबंध है इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेल्टा, नदी समुद्र में गिरने से पूर्व अनेक वितरिकाओं में बंट जाती है तथा अपने साथ लाए गए निक्षेपों को मुहाने पर डाल देती है, जिससे डेल्टा बनता है। एक चीज समझना दोस्तों, जो ये अपना भारत है, जो भारत में इधर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टाओं का निर्माण करती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती है। कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों ये जो नदियां हैं इधर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती है तो वो क्या करती है? अपने साथ लाए गए अवसाद को यहाँ कर नदियां मंद हो जाती है, और इस तरह से दोस्तों पंजाकार में अलग अलग वितरिकाओं के रूप में बहने लगती है, क्योंकि जो साथ में अवसाद लाते हैं उस अवसाद को वो वहां पर नदी के मुहाने पर क्या कर देती है? जमा कर देती है। इस तरह से इसका डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन इधर जो दोस्तों नदियां जो बहती है ना वो दोस्तों संकरी दोस्तों दर्रों से बहती है, यानी संकरी दर्रों से बहती है। तो इन कारण दोस्तों बहुत फास्ट बहती है, तो दोस्तों ये अपने साथ लाए गए अवसादों को अंदर ही ले जाती है। तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता इधर पश्चिम साइड। तो ये थोड़ी बात ध्यान में रखना। नदी समुद्र में गिरने से पूर्व अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाती है तथा अपने साथ लाई गए निक्षेपों को मुहाने पर डाल देती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। देखिए ये वितरिकाएं हैं, मुख्य नदी है, नदी मुहाना है, ये डेल्टा है, ये निक्षेप है, ठीक है। इस पूरी आकृति को डेल्टा बोलते हैं। इधर देखिए दोस्तों अपक्षय किसे बोलते हैं? चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अपर्दन किसे कहते हैं? जल वायु आदि के द्वारा दोस्तों उसको ढोना क्या कहलाता है? अपर्दन। निक्षेपण का मतलब होता है डालना, क्या करना? डालना। तो ये शब्दावली ध्यान में रखना। नेक्स्ट है समुद्र तरंग के कार्य, यानी समुद्र तरंग के कार्य क्या होते हैं? देखिए दोस्तों समुद्र तरंग क्या होती है? तरंग, सबसे पहले आप तरंग और ज्वार भाटे में थोड़ा फर्क समझ लो दोस्तों। तरंग है वो तो दोस्तों आती रहती है, यानी तरंग आने का कारण क्या है? पवन। क्या है? तरंग के आने का कारण क्या है? पवन। यानी पवनें समुद्र के ऊपर जब चलती हैं
तो दोस्तों पानी ऐसे ऐसे होता है, इसे क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग। और ये दोस्तों दिन में तरंगे आती रहती है। लेकिन जो ज्वार भाटा है वो 2 ही बार आता है, पानी का ऊपर उठना नीचे गिरना, ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। तो ज्वार भाटा दिन में 2 बार, और ये तरंगे आती रहती है, पवनों के कारण तरंगे आती है। अब देखिए इन तरंगों के कारण होता क्या है वो बात करनी है अपनों को, आगे लेसन में ये चीजें पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों पृथ्वी के ऊपर पहाड़, सेले ये होती हैं, वैसे ही दोस्तों समुद्र के अंदर भी होती है। क्या होती है, समुद्र के अंदर भी होती है। अब समझना थोड़ी सी। समुद्र गुफा, समुद्र तरंग के कार्य की बात कर रहा हूं मैं। समुद्र गुफा, समुद्र की शैलों से लगातार जल के टकराने से दरार विकसित होती है। यह समय के साथ बड़ी व चौड़ी होती जाती है, उसे समुद्र गुफा बोलते हैं। कैसे, ये समुद्र के अंदर दोस्तों कोई सेल थी, क्या थी, सेल थी, थोड़ी बाहर निकली हुई है ये यहाँ तक समुद्र का जल स्तर है, थोड़ी बाहर निकली हुई है। इसके ऊपर दोस्तों तरंगे चल रही है, बार बार इसके टक्कर मार रही है। क्या कर रही है, टक्कर मार रही है। तो ये सेल है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे एक दोस्तों बन जाएगा छेद सा, इसको बोलते हैं दोस्तों समुद्री गुफा। क्या बोल देंगे, समुद्री गुफा बोल देंगे। फिर देखिए दोस्तों तटीय मेहराब, सी आर्च, इनके बड़े हो जाने पर केवल छत बचती है, जिन्हें तटीय मेहराब कहते हैं। दोस्तों ये जब और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो केवल ऊपर क्या बच जाएगी, छत बच जाएगी, इसे बोलते हैं तटीय मेहराब। क्या बोलते हैं, तटीय मेहराब। और जब दोस्तों ये टूट जाएगी ऊपर वाली छत भी, तो इसे बोल देंगे स्टेग। क्या बोल देंगे, स्टेग। तो ध्यान रखना तीनों चीजें। नेक्स्ट देखिए स्टेग, अपर्दन की क्रिया छत को भी तोड़ देती है, जिसे दीवार जैसी आकृति बनती है, उसे स्टेग कहते हैं। तो दोस्तों सीधा पूछा जा सकता है स्टेग का संबंध है नदी से, समुद्र से, समुद्री तरंग से, तो अपन क्या करेंगे, समुद्री तरंग से, यानी समुद्री तरंग के द्वारा स्टेग का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों समुद्री भृंगु, समुद्री भृंगु, सी क्लिफ, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री भृंगु कहते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या बोलते हैं, भृंगु। देखिए दोस्तों ये समुद्र है, यहाँ पर दोस्तों ऐसे जो तट है इसके ऊपर दोस्तों ऐसे ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैल तटों को क्या बोलते हैं, भृंगु बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए समुद्री पुलिंग, पुलिंग दोस्तों बीच को बोलते हैं। किसको, बीच, बीच। समुद्र पर गए होंगे आप कभी, बीच। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है, समुद्री पुलिंग का निर्माण करती है। अब देखिए दोस्तों समुद्री तटीय मैदान को बीच बोलते हैं। मैं गया था दोस्तों इधर अपने गुजरात साइड, समुद्र तट मैंने देखा भी था। तो वहाँ पर दोस्तों ऐसे लहरें आती है, कभी तेज आती है, कभी मंद गति से आती है। जो लहरें आएगी वो अपने साथ अवसाद लाएगी, अवसाद लाएगी दोस्तों, मिट्टी भी लाएगी, वो जमा करती जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों समुद्री तटीय मैदान का निर्माण हो जाएगा। किसका, समुद्री तटीय मैदान का निर्माण हो जाएगा, जिसे बीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीच या समुद्री पुलिन बोलते हैं। अब आता है दोस्तों हिमनद के कार्य। हिमनद बर्फानी नदियां होती है। क्या होती है, बर्फानी नदियां होती है। ये बर्फ की नदियां अपर्दन से गर्त बनाती है। बाद में उन गर्तों में जल भरने से झील का निर्माण होता है, ठीक है। हिमनद हिमोड बोलते हैं जिन्हें। क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड बोलते हैं। तो दोस्तों हिम की बात कर रहे हैं, हिम की भी नदियां होती है, जैसे पानी की नदी बहती है वैसे हिम की नदी बहती है दोस्तों। और जब हिम चलेगी तो आपको पता है दोस्तों गड्ढे तो बनेंगे, और बाद में दोस्तों उन गड्ढों में पानी भर जाएगा, तो उनको हिमनद हिमोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोट। ये हिमनद हिमोट यानी हिम की नदियाँ। और दोस्तों जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाएगा तो वो दोस्तों झीलों का निर्माण भी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पवन के कार्य। तो देखिए छत्रक सेल क्या है, तो दोस्तों रेगिस्तान में दोस्तों जब पवनें बहेंगी तो रेगिस्तान में दोस्तों पवनें ऐसे दोस्तों टीलों का निर्माण कर देगी, ठीक है। छत्रक शेल बोलते हैं जिनको। क्या बोलते हैं, छत्रक शेल बोलते हैं, ऐसे छत्रक शेल। बालू का टीला, छोटी रेत की पहाड़ी दोस्तों बालू का टीला कहलाती है। और लोएस किसे कहते हैं दोस्तों, लोएस। तो लोएस दोस्तों बालूका का विस्तृत फैलाव क्या कहलाता है, लोएस कहलाता है। चीन में विशाल लोएस पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों वायु।
हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल किसे बोलते हैं? हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर वायुमंडल कहलाती है। वायु में दोस्तों, वायुमंडल में अनेक गैसें पाई जाती है। पहली प्रमुख गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में 78% पाई जाती है। कितनी? 78%। ध्यान रखना। ऑक्सीजन दोस्तों 21% पाई जाती है। ऑर्गन दोस्तों 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाई दोस्तों 0.03% पाई जाती है। अन्य सभी गैसें दोस्तों 0.04% पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है कार्बन डाई गैस को दोस्तों ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? दोस्तों आपने जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर ग्रीन हाउस का सिस्टम देखा होगा, या जहां पर अत्यधिक दोस्तों ठंड होती है वहां ग्रीन हाउस प्रभाव आपने देखा होगा। वो क्या करते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव, वो कांच में सूर्य की जो ऊष्मा है वो प्रवेश तो करती है दोस्तों, लेकिन बाहर नहीं जाती, यानी अंदर का टेम्परेचर बनाए रखती है। वैसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वायुमंडल में एक नियत मात्रा में पाई जाती है, 0.03%। और ये दोस्तों क्या करती है? जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं हो ना तो पृथ्वी दोस्तों पूरा बर्फ का गोला बन जाएगी। किसका गोला? बर्फ का गोला बन जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या करती है? पृथ्वी की ऊष्मा को बनाए रखती है। रात के समय CO2 ऊष्मा विकिरण को रोकती है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यह घटना बढ़ जाए तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग नुकसानदायक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना रहे तो भी नुकसानदायक है। तो एक पृथ्वी है, इसकी प्रकृति है वो दोस्तों निराली है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। पौधों के जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ध्यान रखना, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक गैस है दोस्तों नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस दोस्तों वो जड़ों से प्राप्त करते हैं, यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधे। और एक बात ध्यान रखना, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। कहीं आप कराओ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, नहीं। पेड़ पौधे सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा दोस्तों CO2 है उसको वो काम में लेते हैं पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं उसमें CO2 लेते हैं वो, और ऑक्सीजन है वो मुक्त करते हैं। लेकिन श्वसन क्रिया है वो किससे करते हैं? ऑक्सीजन से ही करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की यदि संरचना की बात करूं दोस्तों तो वायुमंडल है उसको 5 परतों में बांटा जा सकता है। सबसे निचली परत होती है दोस्तों क्षोभमंडल। कौन सी? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल दोस्तों 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। सबसे ऊपरी परत, ठीक है। और मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती है, यानी सबसे निचली परत है दोस्तों, ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। सबसे निचली परत है ये क्षोभमंडल, और 13 किलोमीटर तक पाया जाता है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल की यदि बात करूं दोस्तों तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। और यहाँ दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, बादल नहीं पाए जाते हैं। केवल एकमात्र परत यही है जहाँ पर बादल नहीं पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये वायुयानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परत है। ओजोन परत दोस्तों इसी में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर जो पृथ्वी से आने वाली हानिकारक किरणों को, पराबैंगनी किरणों को दोस्तों रोकती है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसमें मतलब इस गैस का नुकसान हो रहा है ओजोन परत का, जिसके कारण दोस्तों पृथ्वी के ऊपर पराबैंगनी किरणें आ रही है, जिससे चर्म रोग बढ़ रहे हैं, चमड़ी के रोग। नेक्स्ट है मध्य मंडल। मध्य मंडल दोस्तों तीसरी परत है 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। और दोस्तों जो उल्का पिंड है वो दोस्तों मध्य मंडल में आकर के जल जाते हैं। किस में आकर के? मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चौथी आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल। ये दोस्तों NCERT में लिखा हुआ है बाह्य वायुमंडल। अपन तो आयन मंडल पढ़ा है, लेकिन बाह्य वायुमंडल बोलते हैं इसको। चौथी परत है आयन मंडल, इसका भाग है। आयन मंडल इसका भाग है और 80 से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है ये, और रेडियो संचार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों बहिर्मंडल। बहिर्मंडल दोस्तों सबसे ऊपरी परत है। हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैस इसमें पाई जाती है।
नेक्स्ट है मौसम व जलवायु। तो मौसम दोस्तों जलवायु की क्षणिक दशा को कहते हैं, और जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु कहते हैं दीर्घकालिक दशा को। तो ध्यान रखना, जलवायु दीर्घकालिक दशा है, मौसम जलवायु की क्षणिक दशा है। नेक्स्ट देखिए आतपन। आतपन दोस्तों ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बाकी चीजें तो ये मैंने ऐड की है। सूर्य ताप या इंसुलेशन। दोस्तों आतपन किसे बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। तो ध्यान रखना, आतपन किसे कहते हैं, पृथ्वी से जो ऊर्जा आती है, पृथ्वी जिसे उस ऊर्जा को रोक लेती है, उस रोकी हुई ऊर्जा को आतपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आतपन। सूर्य ताप भी बोलते हैं, इंसुलेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये ना दे तो आपके मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा ये प्रश्न। नेक्स्ट है दोस्तों थर्मोमीटर या तापमापी किसे बोलते हैं, तो ये तापमान मापने वाला यंत्र है। बैरोमीटर या वायुदाब किसे बोलते हैं, बैरोमीटर या वायुदाब, तो ये वायुदाब मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है रेन गेज। तो रेन गेज दोस्तों वर्षा मापी यंत्र है। और नेक्स्ट है विंड वेव, ये दोस्तों पवन की दिशा बताने वाला वायु दिक्दर्शी। नेक्स्ट है तापमान माप। तापमान दोस्तों सेल्सियस में मापा जाता है। तो तापमान मापने की इकाई क्या है, सेल्सियस है। इसका आविष्कार किसने किया था, एडर्स सेल्सियस ने किया था। ध्यान रखना, एडर्स सेल्सियस। वायुदाब किसे बोलते हैं, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है, यानी पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुदाब। और वायुदाब दोस्तों समुद्र तल पर सर्वाधिक पाया जाता है। और वायु दोस्तों उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ध्यान रखना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उच्च वायुदाब की विशेषता है दोस्तों आकाश साफ मिलेगा वहां पर। निम्न वायुदाब की विशेषता है दोस्तों वहां पर बादल युक्त सिस्टम मिलेगा। नेक्स्ट है पवन। पवन दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जब हवा है वो गतिशील होती है दोस्तों, उसके पवन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और समझना, क्षैतिज वायु को पवन बोलते हैं, ऐसे चलती है ना उसको क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। स्थिर वायु को हवा बोलते हैं। ठीक है, स्थिर वायु को हवा बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर वायु को, ऐसे जो वायु चलती है उसको सहवैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहवैन बोलते हैं। ये शब्दावली ध्यान में रखना। पवन 3 प्रकार की होती है दोस्तों, स्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। स्थायी पवने ये दोस्तों व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये लगातार वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। नेक्स्ट है मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत की मानसूनी पवने। नेक्स्ट है स्थानीय पवने। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष में या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, जैसे स्थल समीर, समुद्र समीर। ये दोस्तों स्थानीय पवने हैं। ठीक है, लू हो गई। नेक्स्ट देखिए आर्द्रता। वायु में जलवाष्प की मात्रा को दोस्तों आर्द्रता बोलते हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वर्षा दोस्तों, वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो छोटा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया जा सकता है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 4। तो वहां पर दोस्तों नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। 3 प्रकार की होती है, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट आता है दोस्तों लेसन नंबर 5, जल। जल की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो जल का पहले चक्कर समझ लेना। वाष्पीकरण, संघनन, बादल बनना, वर्षण, जल, फिर जल का वापस महासागरों में जाना, फिर महासागर से सूर्य के ताप के द्वारा वाष्पीकरण होना, फिर संघनन होना, बादल बनना, वर्षण होना, जल। ये जल का चक्कर है। तो इस मैप को अपन समझते हैं, थोड़ा सा देखिए। इधर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नीचे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसको थोड़ा समझते हैं, मतलब कहाँ क्या है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, साल्ट लेक सिटी, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, हयोरन झील, मिसिसिपी नदी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट इस साइड प्रशांत महासागर है। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका है, अमेजन नदी, ध्यान रखना अमेजन नदी। इधर देखिए दोस्तों आर्कटिक महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक है। इधर नीचे दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक है, ये अंटार्कटिका है। इधर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों डार्लिंग नदी दिखाई गई है। इधर दोस्तों कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के। इधर हिंद महासागर है। ये दोस्तों अफ्रीका में नील नदी, नाइजर, कांगो, ऑरेंज नदी,
विक्टोरिया झील। इधर देखिए दोस्तों लाल सागर, ये दोस्तों जल 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 के बारे में बातें हो रही है। इधर देखिए वांगो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, दनुबी नदी। तो ये थोड़ा मैप ध्यान में रखना। बाकी आप इस मैप को देखना चाहिए तो दोस्तों एनसीईआरटी वाली बुक में देखना, मेरे से अच्छा नहीं बना है। अब देखिए दोस्तों जल की बात करें तो महासागर में जल दोस्तों 97.3% है। बर्फ छत्रक के रूप में दोस्तों जल 2.0% है। भूमिगत जल कितना है 00.68% है। वायुमंडल जलवाष्प के रूप में दोस्तों 0 मतलब ये कितने हैं दोस्तों 0.0019%। और नदियों में कितना है दोस्तों 0.0001%। तो दोस्तों सोच सकते हैं वायुमंडल में जलवाष्प। अब प्रश्न पूछ लेना, यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वैसे पूछ ले कि निम्न में से मतलब जल का क्रम दे दे वो, तो अपन और तो कर देंगे, भूमिगत जल भी कर देंगे, बर्फ छत्रक महासागर भी कर देंगे, लेकिन अपन सोचेंगे नदियों में तो जलवाष्प से ज्यादा होता है। नहीं, जलवाष्प में दोस्तों नदियों से बहुत ज्यादा है, 18 गुना ज्यादा जल होता है जलवाष्प में। ये देखो ये कितने हैं 0.0019%, यानी 0.0019%। और इसमें नदियों में तो दोस्तों कितना है 0.0001% ही होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इतना ही बताना चाहता हूँ, जलवाष्प में नदियों से ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इजराइल के मर्द सागर में 340 ग्राम प्रति किलोग्राम लवणता है। तो देखिए दोस्तों इजराइल का जो मर्द सागर है सर्वाधिक लवणता वाला है, 340 ग्राम प्रति किलोग्राम लवणता है। दोस्तों प्रतिशत पूछ ले तो 34%। कितनी 34%। लवणता दोस्तों 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर में औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो ध्यान रखना ये। नेक्स्ट दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों महासागर की गति की 3 घटनाएं। तो महासागर की गति की 3 घटनाएं कौन कौन सी होती है, तरंग, ज्वार भाटा, धारा। तरंग किसे बोलते हैं दोस्तों, पवन के द्वारा जल का ऊपर नीचे ऐसे उठना दोस्तों तरंग कहलाता है। और दोस्तों ज्वार भाटा क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी के ऊपर दोस्तों सूर्य और चंद्रमा का लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों दिन में 2 बार जल का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। धारा दोस्तों जल का ऐसे एक निश्चित क्रम में चलना क्या कहलाता है, धारा। अब देखिए जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है इसे तरंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन दोस्तों प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कैसे, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है इसे तरंग बोलते हैं, लेकिन ऊपर ज्वार भाटा दिया होगा तो अपन ज्वार भाटा टिक कर आएंगे। क्यों कराएंगे, ऊपर उठना गिरना दिमाग में यही है। नहीं, ध्यान रखना ज्वार भाटा केवल 2 बार ऐसे आ जाए ना, आगे आ भी जाएगा कि दिन में 2 बार महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा। और देखिए जब महासागरीय सतह पर जल लगातार, देखिए लगातार, उसमें लगातार नहीं होता ज्वार भाटा में, लगातार उठता और गिरता है उसे तरंग कहते हैं। और तरंग का कारण क्या है, पवन है। क्या है, पवन। जब पवन बहती है ना दोस्तों तब ये तरंगे आती है। तरंग की उत्पत्ति के लिए पवन जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सुनामी। सुनामी दोस्तों इसी का एक रूप है। सुनामी दोस्तों पोताश्रय यानी तरंगों का रूप है। पोताश्रय तरंगे। सुनामी दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे। एक तरंग है जो भूकंप, ज्वालामुखी, जल के नीचे भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। सुनामी की न्यूनतम ऊंचाई दोस्तों 15 मीटर होती है। कितनी, 15 मीटर। एक दोस्तों सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में, बहुत भयंकर सुनामी आई थी दोस्तों। इंदिरा पॉइंट डूब गया था दोस्तों। सुमात्रा है इंडोनेशिया का द्वीप, वो भी इससे प्रभावित हुआ था। इससे सुनामी से बहुत जान माल की हानि हुई थी। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। उठना ज्वार भाटा, गिरना। कारण दोस्तों सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। मेन चीज ध्यान रखना, वृहद ज्वार कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या को वृहद ज्वार आता है। इस स्थिति देख लीजिए दोस्तों, एक सीधी रेखा में होते हैं सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। यहाँ पर देखिए सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तो दोस्तों लग रहा है ना गुरुत्वाकर्षण। इधर देखिए पृथ्वी है, इधर चंद्रमा, इधर सूर्य है, तो लग रहा है ना जोर पृथ्वी के जल के ऊपर। तो इसी से दोस्तों क्या आता है, ज्वार भाटा। और दोस्तों लघु ज्वार कब आते हैं, जब चंद्रमा चांद के प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में क्या आता है, लघु ज्वार आता है। इसमें समकोण की स्थिति होती है।
उच्च ज्वार दोस्तों मछली पकड़ने, जहाज लाने के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों उच्च ज्वार आएगा, ऐसे उच्च ज्वार आएगा तो नाव इसके साथ ही ले आएंगे वो इधर, और जब भाटा आएगा तो वो नाव दोस्तों इधर अपने स्थान पर आ जाएगी, मछलियाँ इसके साथ आ जाएगी। यहाँ टरबाइन लगा दें दोस्तों इसके ऐसे ऐसे, ये घूमेगी तो विद्युत का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं। जल की नियमित धाराएं होती है दोस्तों महासागरीय धाराएं। ये दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। गर्म धाराएं दोस्तों निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती है। ठंडी धाराएं दोस्तों उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती है। नेक्स्ट देखिए, गर्म व ठंडी धाराएं जहां मिलती है, गर्म और ठंडी धाराएं जहां मिलती है वह मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। उदाहरण जापान के आसपास व उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठंडी व गर्म जल धारा मैप में देखना, तो ये एक बार देखना और जरूर आप दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट लेसन है दोस्तों 6 नंबर, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति की दोस्तों मुख्यतः 3 श्रेणियां होती है। वन, घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियां। वन दोस्तों पर्याप्त वर्षा होती है यहाँ पर, घास मध्य वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, और कांटेदार झाड़ियां दोस्तों शुष्क वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। तो ध्यान रखना, हिमालय के क्षेत्र में दोस्तों लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का प्रमुख कारण क्या है, तो जलवायु है। अब देखिए वनों की यदि बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला वन आता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन्हें दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते हैं। देखिए ये वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री उत्तर दक्षिण। उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। यहाँ पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। क्या होती है? पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोजवुड, आबनूस, महोगनी, एनाकोंडा सांप आदि पाए जाते हैं। ये रोजवुड, आबनूस, महोगनी दोस्तों वनस्पति है, और ये एनाकोंडा सांप दोस्तों आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी के महत्व के हैं या आर्थिक महत्व के नहीं है। तो जो ये, क्योंकि इनकी लकड़ियां दोस्तों कम काम की होती है, ज़्यादा काम की नहीं होती उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की, क्योंकि दोस्तों इनकी लकड़ी कठोर नहीं होती, मुलायम होती है, पानी ज़्यादा होता है इनमें, तो ये ज़्यादा कारगर नहीं होती है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी महत्व के हैं, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके महत्व के, आर्थिक महत्व के नहीं है। यानी प्रकृति के लिए अच्छे हैं ये, लेकिन मनुष्य के लिए अच्छे नहीं है। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन भी बोलते हैं दोस्तों। भारत, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के हिस्सों में ये पाए जाते हैं। इनमें दोस्तों वनस्पति की बात करूं तो साल, सागवान, नीम, शीशम आदि पाए जाते हैं। जल संरक्षण के लिए पत्तियां झाड़ देते हैं दोस्तों ये वन। और आर्थिक महत्व के हैं दोस्तों ये, किसके? आर्थिक महत्व के, क्योंकि दोस्तों इनकी जो तने होते हैं उनमें दोस्तों नमी कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो दोस्तों महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में दोस्तों शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं। बांज, चीड़, यूकेलिप्टस, ये दोस्तों वनस्पतियां हैं। बांज, चीड़, यूकेलिप्टस शीतोष्ण सदाबहार वन में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो दोस्तों उच्च अक्षांशों में उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं ये। और यहाँ दोस्तों बांज, एश, बीच आदि पेड़ पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए जानवर तथा ये हिरण, लोमड़ी, भेड़िए आदि जानवर, फिजेंट और मोनाल पक्षी पाया जाता है। तो ध्यान रखना, फिजेंट, मोनाल पक्षी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करूं दोस्तों, तो महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है भूमध्य सागरीय वनस्पति। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप दोस्तों भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पति दोस्तों भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका
और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। मेन दोस्तों ये चीजें हैं दो। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढा लेते हैं। उनकी मोटी छाल तथा पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। तो ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढा लेते हैं। इनकी छाल मोटी हो जाती है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में दोस्तों फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहते हैं। तो ध्यान रखना, विश्व का फलोद्यान बोलते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेशों में दोस्तों फलों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश यानी सिट्रेटस यानी खट्टेपन वाली चीजें यहाँ पर दोस्तों ज्यादा होती है। शंकुधारी वन दोस्तों 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन्हें दोस्तों शंकुधारी वनों को टेगा वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेगा वन। टेगा दोस्तों रूसी शब्द है। टेगा का मतलब होता है शुद्ध या अनछुआ। इतने ऊंचे होते हैं दोस्तों तो कौन छुएगा। यहाँ इनका दोस्तों किस काम में आती है? यहाँ की वनस्पति लुगदी बनाने, कागज बनाने के काम में आती है। यहाँ की वनस्पति चीड़, देवदार आदि यहाँ पर दोस्तों पेड़ पाए जाते हैं। रजत, लोमड़ी, मिंकी, ध्रुवीय भालू ये जानवर पाए जाते हैं। ध्यान रखना, शंकुधारी वन किस काम में आते हैं? तो कागज बनाने, लुगदी बनाने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शतलीय घास के मैदान। घास के मैदानों की यदि बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये दोस्तों अफ्रीका के सवाना घास के मैदान, ये भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका का सवाना घास का मैदान इसी प्रकार का उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास का। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान दोस्तों एंटीलोप, बाइसन, जंगली भैंसा आदि मध्य अक्षांशों में और छोटी और पौष्टिक घास पाई जाती है। तो दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय घास है, ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। छोटी और पौष्टिक घास पाई जाती है यहाँ पर। एंटीलोप, बाइसन, जंगली भैंसा आदि यहाँ पर दोस्तों जीव पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बता दिया, सवाना है, भूमध्य रेखा के आसपास, मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण घास के मैदान, एंटीलोप, बाइसन, जंगली भैंसा आदि पाए जाते हैं। छोटी व पौष्टिक घास पाई जाती है। अब इस टेबल को दोस्तों रट लेना। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन से हैं? सवाना, पूर्वी अफ्रीका, कंपोश, ब्राजील, लानोस, वेनेजुएला। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पेम्पास, अर्जेंटीना, प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, वेल्डस, दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी, मध्य एशिया, डोन या डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को पूर्वी अफ्रीका में सवाना बोलते हैं, ब्राजील में कंपोस बोलते हैं, वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अर्जेंटीना में पेम्पास बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं और दक्षिण अमेरिका में वेल्डस बोलते हैं, मध्य एशिया में स्टेपी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। कंटीली झाड़ियों की बात करूं दोस्तों तो शुष्क रेगिस्तानी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। ध्रुवों पर दोस्तों टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय भालू, किरली लोमड़ी आदि दोस्तों ध्रुवों पर पाए जाने वाले जीव है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 7 नंबर लेसन, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो यहाँ पर दोस्तों मेन चीजें थी वो मैंने उतार दी है। अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पर ढाल वाली छत व दोस्तों घर दोस्तों शिल्ट पर बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अत्यधिक वर्षा होती है तो दोस्तों छत ढाल वाली बनाते हैं। और ये दोस्तों शिल्ट दोस्तों अपन दोस्तों थंबी सी बोलते हैं या खंबा बोलते हैं, ऐसे खंबे से बनाकर ऊपर घर बनाते हैं। पिल्लर, अपनी भाषा में बोले पिल्लर निकाल करके ऊपर दोस्तों घर बनाते हैं। इन पिल्लरों को दोस्तों शिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिल्ट। तो ध्यान रखना शिल्ट क्या है, किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पर लोगों के जो घर है वो शिल्ट पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक शब्दावली थी स्वर्णिम चतुर्भुज, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। भूमिगत मार्ग को दोस्तों सबवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबवे। भारतीय रेल दोस्तों, भारतीय रेल मार्ग एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जायनिंग व ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। चीन की साइड है दोस्तों। जायनिंग व ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबी रेल मार्ग है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस
साइबेरियन रेल मार्ग है दोस्तों जो सेंट पीटर्सबर्ग, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जलमार्ग। जलमार्ग दोस्तों सबसे सस्ता है और अंतर्देशीय व समुद्री मार्ग दो भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसका मैप देखना चाहे तो दोस्तों जल मार्गों का, स्थल मार्गों का इनका एक मैप है, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 8 नंबर लेसन मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले समझाया गया है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन की बात करें दोस्तों तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी व 10 डिग्री दक्षिणी भूमध्य रेखीय प्रदेश में ये पाया जाता है अमेजन बेसिन। इसे दोस्तों उष्णकटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी। यहाँ पर दोस्तों अमेजन नदी बहती है और अमेजन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों अमेजन बेसिन कहलाता है। यहाँ अमेजन की सहायक नदियाँ और अमेजन के द्वारा जो इसका क्षेत्र है उसको अमेजन बेसिन बोलते हैं। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी बहती है। सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है। यहाँ पर दोस्तों नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन के आसपास तापमान उच्च, आर्द्रता अति उच्च और वर्षा ज़्यादा होती है। यहाँ पर दोस्तों टुक्कन, ध्यान रखना, टुक्कन, टेपीर जीव और ब्रोमीलाइड पौधा और संथाल, ये संथाल भी दोस्तों जीव है। टुक्कुन, स्टेपी, संथाल ये जीव पाए जाते हैं। ब्रोमीलाइड पौधा पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर जो पत्तियों में जल को संचित रखता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आर्किड तथा ब्रोमीलाइड परजीवी पौधे हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। एनाकोंडा, ब्रोवा, मिरियाना मछली, एनाकोंडा और ब्रोवा दोस्तों सांप की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अमेजन बेसिन में। और मिरियाना दोस्तों मांस खाने वाली मछली यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्तन व दहन पद्धति से कृषि की जाती है। अमेजन बेसिन का क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य आहार दोस्तों, यहाँ के लोगों का मुख्य आहार दोस्तों मेनियोक या कसावा कहलाता है। तो ध्यान रखना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मेनियाक या कसावा कहलाता है। फसलें दोस्तों, फसलें की यदि बात करूँ दोस्तों तो टेपियोका, शकरकंद, अनानास आदि दोस्तों लोगों की फसलें हैं। कुछ परिवार दोस्तों मधुमक्खी के आकार वाले घर बनाते हैं जिन्हें मलोका कहते हैं। तो मलोका किसे कहते हैं दोस्तों? अमेजन बेसिन क्षेत्र में दोस्तों यहाँ के जनजातीय लोग या कुछ परिवार दोस्तों अपने घर बनाते हैं जिन्हें मलोका कहते हैं। तो ये अमेजन बेसिन वाला हो गया। अब है दोस्तों गंगा बेसिन, 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण वाला दोस्तों, ठीक है। देखिए इसे उपोष्ण क्षेत्र भी बोलते हैं। गंगा की सहायक नदियां देखिए घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, इनके द्वारा दोस्तों ये गंगावाड़ा मैदान तैयार होता है। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दी नहीं है। चीड़, देवदार, फर ये दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा और रोहू, कतला व हिल्सा मछलियाँ पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। देवदार और फर दोस्तों शंकुधारी पेड़ है। और एक सींग वाला गेंडा दोस्तों असम में पाया जाता है। रोहू, कतला और हिल्सा मछलियाँ पाई जाती है यहाँ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कुछ शहर है जो गंगा नदी के तट पर है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना। कोलकाता है दोस्तों ये हुगली नदी के किनारे पर है, ये बात ध्यान में रखना। पर्यटन की यदि बात करूँ दोस्तों तो इस क्षेत्र में आगरा, यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। इलाहाबाद गंगा व यमुना नदी का संगम स्थल है इलाहाबाद में। यूपी व बिहार में बौद्ध स्तूप। लखनऊ का इमामबाड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पर। असम का काजीरंगा व मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो काजीरंगा व मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। ये था गंगा नदी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। तो पृथ्वी के लगभग 1/4 हिस्से में दोस्तों घास स्थल है। पृथ्वी के 1/4 हिस्से में घास स्थल है। विश्व के घास स्थलों को दोस्तों 2 भागों में बांट सकते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रेरी घास के मैदान। दोस्तों प्रेरी है ये लैटिन भाषा के प्रिएटा शब्द से बना है। किसे? प्रिएटा का मतलब होता है दोस्तों शाद्वल का मतलब होता है दोस्तों समूह है। ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान है दोस्तों प्रेरी। इनको घास का सागर कहते हैं दोस्तों क्योंकि घास ही घास दिखाई देती है प्रेरी घास के मैदानों में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विस्तृत है ये। प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी
यानी अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका में प्रेरी के जो घास के मैदान है उनका अपवहन मिसिसिपी नदी करती है, और कनाडा में जो प्रेरी के घास के मैदान है उनका अपवहन दोस्तों सास्केचुआन नदी करती है। तो दोस्तों मैंने ये सास्केचुआन नदी है ये यहाँ पर पढ़ी है, बाकी मैंने दोस्तों आज तक नहीं सुनी ये सास्केचुआन नदी। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनाडा में प्रेरी घास के मैदानों का अपवहन करने वाली नदी सास्केचुआन नदी। और दोस्तों ज़्यादा देखना है तो मैप में देखना, यहाँ पर दोस्तों एक चिनूक हवा बहती है, गर्म पवन शीत ऋतु में बहती है। चिनूक गर्म पवन है, शीत ऋतु में बहती है, जो दोस्तों घास के ऊपर जो बर्फ जम जाती है ना शीत ऋतु में, यहाँ पर उसको दोस्तों बर्फ से मुक्त करती है, ठीक है, घास को। तो उत्तरी अमेरिका के लोगों के लिए वरदान है चिनूक। अमेरिका के मूल निवासी दोस्तों रेड इंडियन है, अमेरिका के मूल निवासी, उनका निवास स्थान दोस्तों यही है प्रेरी घास के मैदान। आदिवासी दोस्तों, कुछ आदिवासी भी पाए जाते हैं, अपाची, क्रो, क्री तथा पोनी। पोनी ध्यान रखना, अपाची, क्रो, की, पोनी ये क्या है, तो प्रेरी घास स्थलों में पाए जाने वाले आदिवासी या उत्तरी अमेरिका के आदिवासी हैं। जलवायु की बात करूं दोस्तों तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक, और शीत ऋतु में माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक। अब सोचो -20 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाएगा। और ये प्रेरी घास के मैदान है, ये दोस्तों यहाँ गेहूं बहुत बोई जाती है, यानी अनाज का कटोरा कहलाते हैं ये प्रेरी घास के मैदान। घास बहुत होती है, प्रेरी घास के मैदान ही है। और -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाएगा तो आपको पता है पत्तियों पर बर्फ जम जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया चिनुक 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 एक गर्म हवा बहती है, जिसके कारण दोस्तों बर्फ की जो लेयर है वो पानी में पिघल जाती है। तो ये यहाँ के लोगों के लिए वरदान है चिनुक पवन, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सामान्यतया पेड़ विहीन है ये प्रेरी घास के मैदान, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरपत यानी विल्लो, ओल्डर और पोलर ये दोस्तों कुछ पेड़ पाए जाते हैं। मुख्य फसल है मक्का, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा। मवेशी पाले जाते हैं, विशाल मवेशी फार्म रेंज कहलाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर मवेशी पाले जाते हैं, विशाल मवेशियों के फार्म को दोस्तों रेंज बोलते हैं, रेंज। और दोस्तों इनकी जो देखभाल करते हैं पशुओं की उनको काउबॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउबॉय। आप एनसीईआरटी में देखो एक टोपी वाला लड़का घोड़ा पकड़ रखा है, काउबॉय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाइसन दोस्तों अमेरिकी भैंस, खरगोश, कुत्ता, गोफर, गायोट ये दोस्तों यहाँ के जानवर हैं। गेहूं उत्पादन के कारण दोस्तों इनको विश्व का धान्य गार बोलते हैं। तो यानी विश्व की सर्वाधिक गेहूं उत्पादन प्रेरी घास के मैदान है, ठीक है। अनाज का कटोरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी घास के प्रमुख नगर यानी प्रेरी के प्रमुख नगर देखिए दोस्तों, औद्योगिक नगर है शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास, डेनवर। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर है एडमोंटन, सेस्काटून, कैलगरी, विनीपेग। नेक्स्ट है दोस्तों वेल्डस घास के मैदानों की बात करूं दोस्तों तो शीतोष्ण घास के मैदान है वेल्डस, शीतोष्ण घास के मैदान। और प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, वेल्डस शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका। यह पठारी भाग पर है दोस्तों, वेल्डस पठारी भाग है, यानी वेल्डस घास के मैदान है, वहां की भूमि पठारी भूमि है। पश्चिम में दोस्तों वेल्डस के पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। ऑरेंज और लिम्पोपो यहाँ की नदियां हैं, तो ध्यान रखना ऑरेंज व लिम्पोपो यहाँ की प्रमुख नदी है। वेल्ड का नाम दोस्तों डचों ने दिया था, यानी दोस्तों जैसे भारत पर डच, पुर्तगाली यो ने शासन किया, फिर दोस्तों अंग्रेजों ने शासन किया, वैसे दोस्तों जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश का राज हुआ था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों खनन के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर ये जोहान्सबर्ग वगैरह आगे आ जाएगी दोस्तों, जोहान्सबर्ग। और एक हीरे की खान और है दोस्तों, किम्बरले हीरे की खान, जोहान्सबर्ग सोने की खान। इसके कारण दोस्तों ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, जिसके कारण इसको उपनिवेश बना लिया था। लेकिन उससे पहले दोस्तों डचों का राज था, डचों ने दोस्तों इन घास के मैदानों को वेल्ड नाम दिया था, तो ध्यान रखना वेल्ड डचों ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, हिंद महासागर के पास होने के कारण जलवायु नम, तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य रहता है। जुलाई सबसे ठंडा महीना होता है दोस्तों, यहाँ पर जुलाई ठंडा महीना, क्योंकि दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु नवंबर से फरवरी में आती है। वनस्पति विरल, बबूल और मारूला वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। लाल घास, शेर, तेंदुआ, कुद्दू जानवर आदि विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वेल्ड्स पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध है। खनन में दोस्तों किम्बरले हीरे की प्रसिद्ध खान है, और जोहान्सबर्ग दोस्तों सोने की प्रसिद्ध खान है।
मोरिनो, यहाँ पर भेड़ पाली जाती है दोस्तों, मवेशियों में जो भेड़ पालन सर्वाधिक किया जाता है और मोरिनो भेड़ यहाँ की प्रसिद्ध है उनके लिए। सोने व हीरे का खनन यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी कहलाती है। नेक्स्ट लास्ट लेसन आता है दोस्तों आपका रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तापमान तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो दोस्तों रेगिस्तान है, वहां पर उच्च तापमान और निम्न तापमान दोनों विशेषताएं होती है। अब ऐसे मत सोचना उच्च तापमान, लद्दाख वाला क्षेत्र है दोस्तों वो भी क्या है, रेगिस्तान है, लेकिन तापमान वहां निम्न है। अपने जो थार का है वो भी रेगिस्तान है, तापमान उच्च है। देखिए सहारा, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा। क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का दोस्तों 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 3 गुना ज्यादा है सहारा का क्षेत्रफल। सहारा दोस्तों कुल 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 11 देशों में फैला हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया, पश्चिमी सहारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जलवायु की बात करें तो गर्म एवं शुष्क जलवायु। जलवायु की बात करूं तो गर्म एवं शुष्क। सबसे ज्यादा तापांतर रहता है दोस्तों यहाँ पर। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, रात में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि दोस्तों रेत का एक सिस्टम होता है, रेत है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, इस कारण दोस्तों तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। सहारा के अल्जीरिया में विश्व का अब तक का सर्वाधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था 1922 में। तो सोच लीजिए कितना तापमान। वनस्पति दोस्तों कैक्टस, खजूर, एकेसिया, ठीक है। जनजातियां दोस्तों बेदुदेइन, तुआरेंग। तो ये जनजातियां हैं, ध्यान रखना यहाँ की सहारा की, बेदुइन और तुआरेंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तेल उत्पादक क्षेत्र अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ दोस्तों रेगिस्तानी क्षेत्र में हरा भरा क्षेत्र मोरक्को का टेफिला लेट मरु उद्यान है। दोस्तों रेगिस्तान में हरा भरा स्थान है वो क्या कहलाता है? मरु उद्यान कहलाता है। मोरक्को का टेफिला लेट इसका उदाहरण है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान नेक्स्ट आता है दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान, और ये लास्ट पॉइंट है लद्दाख वाला। तो ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों लद्दाख। यहाँ पर दोस्तों श्योक नदी बहती है, ध्यान रखना लद्दाख के पास श्योक नदी बहती है, तो ध्यान रखना श्योक नदी लद्दाख। दोस्तों लद्दाख को यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो खापाचान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खापाचान। खापाचान का मतलब होता है हिमभूमि। और लद्दाख का वैसे मतलब निकालें दोस्तों तो पर्वतीय दर्रे वाला देश होता है। यह उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच का भाग है लद्दाख मरुस्थल। लद्दाख में अनेक हिमानी मिलती हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। तो ध्यान रखना लद्दाख में अनेक हिमानी है, जैसे ग्रेगी हिमानी एक उदाहरण है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास लद्दाख में स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास है, जो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख के मरुस्थल में स्थित है। तापमान दोस्तों गर्मियों में 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और शीतकाल में -0 से -30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों देखो कितना मतलब लो टेम्परेचर रहता है। देखिए हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है, इस कारण ये मरुस्थल है। क्योंकि पर्वत ऐसे है दोस्तों, ये वृष्टि क्षेत्र है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, यानी समुद्र जो पर्वत है उसके सम्मुख, यानी ये सम्मुख है दोस्तों वर्षा के। यानी यहाँ तो वर्षा होगी, बादल आए, बादल टकराए, यहाँ वर्षा कर दी। और इधर दोस्तों बादल है, उनमें आर्द्रता रहेगी नहीं, तो इधर दोस्तों पड़ता है ये लद्दाख। तो ध्यान रखना हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण वर्षा नहीं होती। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए होता था। तो ये यहाँ पाया जाता था दोस्तों, चीरू या तिब्बती एंटीलोप। तो पूछ सकते हैं चीरू कहाँ पाया जाता था? तो ये दोस्तों अब तो विलुप्त हो चुका है। ऊन के लिए दोस्तों यहाँ पर लोग इसका शिकार करते थे। वनस्पति विरल है दोस्तों, लेकिन फिर भी सरपत पोलर के उपवन यहाँ पर मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों यहाँ पर सेब और खुबानी अखरोट की खेती की जाती है। प्राणी जात की यदि बात करूँ दोस्तों तो रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप ये सामान्य
पक्षी हैं दोस्तों। पशु की यदि बात करूं दोस्तों तो याक से दूध निकलता है दोस्तों, जैसे भैंस होती है वैसे ही। जंगली बकरी और यहाँ पर दोस्तों विशेष प्रकार का कुत्ता पाया जाता है। लोगों की यदि बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर मुख्यतः मुसलमान और बौद्ध लोग पाए जाते हैं। और वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोप के साथ स्थित है। तो दर्शनीय स्थल है दोस्तों ये बौद्ध मठ। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मठ है यहाँ पर हेमिस, थिक्से, शे एवं लामायूर। तो दोस्तों पूछा जा सकता है थिक्से क्या है, तो 4 ऑप्शन दे दिए, जिसने नहीं पढ़ा है वो तो कैसे कर देगा। हेमिस क्या है, लामायूर क्या है, से क्या है, तो ये दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाले मठ हैं। क्रिकेट का बल्ला दोस्तों, सबसे बेस्ट क्रिकेट का बल्ला किससे बनता है? सरपत के पेड़ से, सरपत या विलो के पेड़ से। राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH1 लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो दोस्तों लद्दाख से कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है। मुख्य व्यवसाय दोस्तों यहाँ के लोगों का पर्यटन है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। ध्यान रखना 4 दर्रों से गुजरता है मनाली लेह राजमार्ग। रोहतांगला, बारालाचला, टंगलंगला, लुनगाचला, यह केवल जुलाई से सितंबर माह में खुलता है। ये 4 दर्रे हैं दोस्तों। ये काफ़ी लंबा लेसन हो गया, 1 घंटा 10 मिनट। तो दोस्तों वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना। 7वीं क्लास की NCERT आपकी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ।